हम्म, गुड इवनिंग टू यू ऑल। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी भी दो तीन क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड का है, ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण का है, जहां पे नंबर्स यूज होते हैं। बस इतना ही मैंने यहां पे ले लिया हूं। इसमें कोई पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, किसी पैटर्न का नहीं है। आपको जनरल मेंटालिटी का आपको सोचना पड़ेगा। तो स्टार्ट, दो तीन क्वेश्चन और नंबर सिस्टम में है। उसके बाद कल का टेस्ट डिस्कस करूंगा मैं, फिर क्लॉक वाले क्वेश्चन जो दो बचे वो डिस्कस करूंगा, फिर टाइम बचेगा तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप इन सब क्वेश्चन से घबराना मत। ये क्वेश्चन है, देखो, बोलता है ये मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। किसी डब्बे में 14 काली गेंद, 20 नीली गेंद, 26 हरी गेंदे, 28 पीली गेंदे, 38 लाल गेंदे और 54 सफेद गेंदे। इसी साल का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला, यदि डिब्बे में से यादृच्छिक मतलब रैंडमली रूप से कोई कोई सी एन गेंदे इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें कम से कम एक रंग का एक पूरा समूह अवश्य हो, तो एन की लघुत्तम संख्या 175 है। यह सही है या करेक्ट है, यह बताना है। फिर दूसरा कथन है, यदि डिब्बे से यादृच्छिक का इंग्लिश होता है रैंडम, रैंडमली एम गेंदे इस प्रकार निकाली जाए कि उनमें हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो,
तो m की लघुत्तम संख्या 167 है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है ना? A box contain 14 black balls, 20 blue balls, 26 green balls, 28 yellow balls, 38 red balls, 54 white balls। कम से कम कितना बॉल निकालें कि उस ग्रुप में हर एक ग्रुप का कम से कम एक बॉल, एक क्या दिया है कि the smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color। मतलब इतना कम से कम बॉल निकालो कि उसमें कम से कम एक कलर का सभी बॉल हो, और उसमें लिखा है 175। फिर बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर m क्या है कि कम से कम m बॉल यहां से निकालो जो मस्ट कॉन्टेन करे एटलीस्ट कम से कम एक बॉल प्रत्येक कलर का, और वो 167। यही है। अब मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले तो लिख लो कितने कितने बॉल है, लिख लो कितने कितने बॉल है। कोई भी टेक्निकल बातें चैट में मैं जवाब नहीं दूंगा, टेक्निकल टीम देख रहा है, अपने आप देखेगा। जिनका बफर कर रहा है रिफ्रेश कर लो, 30 सेकंड पहले से देख लो। जिनका नहीं चल रहा है लॉग आउट करके लॉग इन कर लो फिर से। आप लोग चैट में लिख दो ये बातें, आप लोग चैट में खुद में लिख लो बातें, ठीक है? चलिए, तो देखो कितने ब्लैक बॉल है, 14 ब्लैक बॉल है, ठीक है? तो 14 ब्लैक, मैं यहां लिख रहा हूं मैं 14 ब्लैक बॉल, ठीक है? फिर कितने ब्लू बॉल है, 20 ब्लू बॉल, 26 ग्रीन बॉल। यहां लिखो 20 ब्लू बॉल और 26 ग्रीन बॉल, ठीक है? फिर देखो ग्रीन के बाद क्या है, 28 येलो, 38 रेड। 28 येलो, 38 रेड। फिर देखो क्या है, 54 व्हाइट बॉल्स। क्या है, 54 व्हाइट बॉल्स। यही है। अब पहला जो कथन है वो ये है, समझो। पहला कथन है कि रैंडमली कम से कम कितने बॉल निकाला जाए कि कम से कम एक रंग का पूरा समूह उसमें अवश्य हो। तो वो जो कम से कम जो संख्या है 175 है। पहला को पहले चेक करते हैं, ठीक है? तो देखो, अगर मान लो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बॉल है व्हाइट है, तुम 54 नहीं निकाल पाए, किस्मत खराब है, तुम 53 व्हाइट निकाल पाए, तो व्हाइट का पूरा समूह नहीं निकाल पाए। फिर तुम रेड में से 37 रेड ही निकाल पाए, और फिर 28 येलो नहीं निकला तुमसे, अनफॉर्चुनेटली 27 येलो ही निकाल पाए। फिर मान लो ग्रीन में से 26 नहीं निकाल पाए, मान लो 25 ही ग्रीन बॉल तुम निकाल पाए। ब्लू में से 20 का 20 नहीं निकाल पाए, 19 ही ब्लू बॉल निकला। अब देखो, और ब्लैक में 14 नहीं निकाल पाए, 13 ही ब्लैक निकाल पाए, ठीक है? अब जरा जोड़ना इसको, देखो कोई भी पूरा ग्रुप नहीं आया, सब में एक एक बॉल कम है ना? अब इसको जोड़ो, 3 7 10 7 17 5 22 9 31 3 34 4 बचा 3 3 5 8 3 11 2 13 2 15 1 16 1 17 174 बॉल निकल गए, और कोई भी ग्रुप पूरा नहीं निकला। हमें तो इंश्योर करना है कि भाई इतना बॉल कम से कम निकालो कि एक ग्रुप का, एक कलर का पूरा बॉल इसमें रहे। अब आगे अगर एक भी बॉल निकालोगे, या व्हाइट का आ जाए, या रेड का आ जाए, या येलो आए, ग्रीन आए, या ब्लू आए, या ब्लैक आए, वो पूरा समूह एक तो आ ही जाएगा। तो कम से कम कितने बॉल निकालने पड़ेंगे, 175 बॉल। उस 175 बॉल में इसमें से किसी एक कलर का पूरा समूह तो आएगा ही आएगा, क्योंकि +1 लिखा तो किसी एक का ग्रुप तो पूरा आ ही जाएगा।
तो कम से कम कितने बॉल निकालने पड़ेंगे? 175। 175, ठीक है। +1 इसलिए किया कि अब एक बॉल निकालो तो कोई ना कोई एक समूह, एक कलर का पूरा समूह आ जाएगा। तो कम से कम कितना है? 175। तो पहला कथन तो सही हो गया। क्या लिखा था? यदि डिब्बे में से यादृच्छिक मतलब रैंडम रूप से कम n गेंदें निकालो जिसमें कम से कम एक रंग का एक पूरा समूह अवश्य हो, n की लघुत्तम संख्या 175। करेक्ट हो गया। अब दूसरा है, यदि डिब्बे से रैंडमली m गेंदें इस प्रकार निकाली जाए, उनमें हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो, तो m की लघुत्तम संख्या क्या है? तो m की लघुत्तम संख्या क्या है? अब मतलब हर एक कलर का उसमें कम से कम एक गेंद जरूर हो, तो m की लघुत्तम संख्या 167 होनी चाहिए। देखो, अब इसको करने के लिए मैं यहां दूसरा बता रहा हूं। मान लो तुम सबसे पहले व्हाइट ही निकलने लगा और 54 का 54 व्हाइट निकाल लिए, फिर 38 गेंद निकाले, अनफॉर्चुनेटली सब रेड आ गया, फिर येलो निकाले, सब के सब 28 येलो निकल गए, और फिर तुम ग्रीन निकलने लगा, सब के सब ग्रीन निकलने लगे, और फिर निकालने लगे तो सब के सब ब्लू निकलने लगे। अब इसको जोड़ो तो तुम्हें क्या आएगा? 4 8 12 8 20 6 26 6 2 बचा, 2 5 7 3 10 2 12 2 14 2 16, 166 बॉल निकाल लिए, और इसमें व्हाइट निकल गया, रेड निकल गया, येलो निकल गया, ग्रीन निकल गया, ब्लू निकल गया, लेकिन हर एक कलर का कम से कम एक बॉल होना चाहिए। अब अगला जो निकालोगे तो कहां से निकलेगा? ब्लैक से, तो +1। अगर 167 बॉल निकालोगे तो सभी कलर का कम से कम एक बॉल जरूर होगा। तो इसका मतलब दूसरा कथन भी सही है। क्या लिखा था? 167, तो दूसरा भी सही है ना? तो दोनों कथन इसमें सही है, और इसको करने का तरीका यही है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लेट ज्वाइन कियो, गुड इवनिंग अगेन। मैंने बोल दिया आपस में लिख दो कि रिफ्रेश कर लें, जो नहीं देख पा रहे हैं क्लास, ठीक है, वो लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। ये सब लिख दो आप। जिनका बफर कर रहा है वो 30 सेकंड पहले से देखना शुरू करे, ठीक है। अब ये टेक्निकल बातें हमसे नहीं पूछो, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। आई हैव नो आंसर। आप इररिलेवेंट जो लिख रहे हो, मैं कल 2 लोगों को ब्लॉक किया था, अब आज भी मैं कुछ लोगों को ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, अगर कुछ भी गलत लिखे तो चैट में। प्रदीप कुमार, मैं इतना सारा क्वेश्चन करा दिया जनरल एप्टीट्यूड का, और तुम्हारा अभी तक चाहते कि और भी क्वेश्चन करा दे। तुम टेस्ट भी तो देते हो, टेस्ट का आंसर भी मिलता होगा, उसको भी देखो। क्वेश्चन कराने का कहीं ना कहीं तो लिमिट होना चाहिए ना, क्योंकि आगे का भी तो चैप्टर है। फिर से कितने कलर है वो मैं सारे कलर का बॉल लिख दिया, 14 ब्लैक, 20 ब्लू, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पहला जो कथन था कि कम से कम कितने बॉल निकाले जाए कि एक कलर का पूरा समूह उसमें रहे, मतलब एक कलर का पूरा, या तो ब्लैक 14 के 14 रह जाए या ब्लू 20 के 20 उसमें रहे। तो मैंने बोला कि क्या गड़बड़ हो सकता है अगर तुम बॉल निकालने लगे, रैंडमली निकालना है, सब के सब व्हाइट निकल गए, मतलब, और एक व्हाइट छूट गया, तो 53 व्हाइट निकल गए, पूरा समूह तो व्हाइट का नहीं आया। रेड निकलने लगा और 37 रेड आए, एक छूट गया। येलो निकालने लगे, 27 आए, एक येलो छूट गया उसमें बैग में। ग्रीन निकलने लगा और 25 ग्रीन आ गए, एक ग्रीन छूट गया। ब्लू निकालने लगे, 19 निकला, एक छूट गया उसमें। और ब्लैक निकालने गए, 13 निकल गया, एक ब्लैक छूट गया। अब इन सभी को जोड़ा तो 174 आया। अब इसके बाद जो अगला बॉल निकालोगे इसी में से किसी कलर का आएगा। मान लो व्हाइट का आएगा तो उसका पूरा समूह आ गया, मान लो अगला बॉल रेड का आ गया तो रेड का पूरा समूह आ गया, है ना। तो बोला है क्वेश्चन में कि कम से कम कितने बॉल निकालें कि कम से कम एक कलर का पूरा समूह आ जाए। तो कितने? 175। पहला कथन सही हो गया। दूसरे में था कथन में
कि कम से कम कितने बॉल निकालें कि प्रत्येक रंग का कम से कम एक गेंद अवश्य हो। तो देखो, अब तुम निकालने लगे रैंडमली, सारे के सारे व्हाइट निकल गए 54 व्हाइट, फिर निकलने लगा सारे के सारे रेड आ गए 38, फिर येलो निकलने लगा सारे येलो आ गए अनफॉर्चुनेटली, फिर ग्रीन निकलने लगा सारे ग्रीन आ गए, फिर ब्लू निकलने लगा सारे ब्लू आ गए। तो 166 ऐड करके आया, 166 बॉल आया, ब्लैक का एक भी बॉल नहीं आया। अब अगला बॉल निकालोगे तो एक ब्लैक का ही तो आएगा, तो 167 बॉल कम से कम निकालो, उसमें प्रत्येक कलर का कम से कम एक बॉल तो होगा ही होगा। तो दूसरा कथन भी सही हो गया। यही मैंने बताया है, यही मैंने बताया है। अब मैं 2 बार बता दिया। अब जिनका अभी भी दिक्कत हो, जिनका अभी भी दिक्कत हो, जिनका अभी भी दिक्कत हो, अभी भी दिक्कत हो, आप दोबारा वीडियो देख लेना। सारे कलर आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अब कैसे बनाया जाए। अरे लिखा है कि कम से कम एक कलर का कम से कम एक बॉल जरूरी हो, ये था। और पहले कथन में था कि कम से कम एक समूह का सारा आ जाना चाहिए। अरे कामाक्षी बघेल, ऐसा लेना है कि सारे चीज कवर हो जाए। आप दोबारा वीडियो देखना। अब मैं 2-3 बार बता दिया। आर्यन चौधरी कम से कम बोला है, तो मैं, तुम वो केस देखो ना कि सारा कवर हो जाए, इसलिए सबसे बड़ा से शुरू करना है, सबसे कम से नहीं शुरू करना है, ठीक है। लाडली खुद से दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, अब अरे वीडियो भी रहता है तुम लोग के पास। अगर तुम सभी का बात मैं सुनने लगूं तो इस पूरे क्लास में 1.5 घंटे में मैं एक ही क्वेश्चन बता पाऊंगा या 2 क्वेश्चन बता पाऊंगा। तुम लोग तो यही चाहते हो कि मैं पूरी क्लास में 1-2 क्वेश्चन बता दूं। 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, अब आप वीडियो रहता है, आप देखो उसको, 10 बार देख लो घर पे बैठ के। कौन मना कर रहा है तुमको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी मैं ही बता रहा हूं, ये भी इसी साल का क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड है, थोड़ा बहुत नंबर का यूज है, थोड़ा बहुत नंबर का यूज है। बोलता है कि 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, उनमें से एक, मान लीजिए बच्चा जिसका क्रमांक 1 है के पास एक छल्ला है, इस छल्ले को दक्षिणावर्ती मतलब राइट क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्ती मतलब क्लॉकवाइज दिशा में आगे हस्तांतरित पास किया जाता है। बच्चा क्रमांक पर इस छल्ले को बच्चा क्रमांक 2 को पास करता है, बच्चा 2 क्रमांक 2 4 को पास करता है, क्रमांक 4 7 को पास करता है, 7 फिर 11 को पास करता है, और इसी तरह 11 फिर 16 को पास करेगा। ऐसे ऐसे कितने चेंजेस के बाद बच्चा 1 को मिला के या चल्ला फिर से क्रमांक 1 के हाथों में आ जाए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। 40 children are standing in a circle and one of them say child 1 passes on to child 2, ठीक है, रिंग को, द रिंग, और child 2 passes on to child 4, child 4 passes on to child 7 and ऐसी तरह। After how many such changes including child 1 will the ring be in the hand of child 1 again, ठीक है। स्वप्निल सिंह भाई, 40 क्वेश्चन मैथ का आया था इस बार, इसमें इस जो चैप्टर पढ़ रहे हो इसके 26 क्वेश्चन थे। नहीं बताया जाए तो क्लास वहां पर हिलेगा नहीं क्वेश्चन एग्जाम में, समझ गए। तो तुम लाभ हानि बट्टा पढ़ने के चक्कर में मत रहो, थोड़ा एसएससी के माइंडसेट से, रेलवे के माइंडसेट से और जीडी के माइंडसेट से बाहर आओ। कितनी बार समझाऊं, ठीक है। चंद्र प्रकाश, तुम रोज ये लिखते हो और मुझसे पूछते हो
टेक्निकल टीम, सपोर्ट टीम को फोन करो, पूछो। ठीक है। अब कुछ लोग आंसर भी, रफीक बोला फॉर्मूला कराओ ना सर जी। अरे फॉर्मूला नहीं है भाई, इसमें लगता ही नहीं कि यूपीएससी के बच्चे यहां पर हैं। इसमें मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यूपीएससी के मतलब ही नहीं लगता है मुझे। ये सब पता नहीं कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहले तो थोड़ा समझो क्वेश्चन को। जैसे ये वृत्ताकार है, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ऐसे करके ये चौथा बच्चा, ये पांचवा बच्चा, ये छठा, ऐसे करके कितने बच्चे टोटल हैं? 40 तक हैं। कितने हैं? 40 बच्चे। अब पहला बच्चा रिंग को पहला दूसरे को देता है, दूसरे चौथे को देता है, चौथे सातवें को देता है, ठीक है, सातवें फिर 11 को देता है, ऐसे ही करके। क्वेश्चन है कि कितने चेंज के बाद फिर से वो रिंग पहले बच्चे को वापस आए। देखो यहां बना रहा हूं, पहला किसको देगा? दूसरे को। दूसरा किसके दोगे? चौथे को। चौथा किसको देगा बताओ? एक का, यहाँ एक डिफरेंस था, यहाँ 2 डिफरेंस, आगे 3, सातवें को। फिर 4 का डिफरेंस 11, 11 के बाद 5 16, 16 के बाद 6 22, 22 के बाद 7 29 बच्चा को मिला, फिर 7 के बाद 8 37 बच्चा को मिला, ऐसे। फिर यहाँ पे एक चेंज हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +4 हुआ, यहाँ +5 हुआ, यहाँ +6, यहाँ +7, ये +8, ऐसे। अब 37 से फिर स्टार्ट कर रहा हूं, 37 से +9 करो तो कौन से बच्चों को मिलेगा? 37 + 3 46। 46 का मतलब यहां तो 40 बच्चा ही है, तो 40 के बाद छठे बच्चे को मिला। फिर से किसको मिला? छठे को। पहले को तो नहीं मिला। आगे बढ़ो, 47 में 10 ऐड करो 56, फिर इसमें 11 ऐड करो, क्या आ जाएगा बताओ? 67, है ना। और फिर 67 में 12 ऐड करो तो क्या आएगा? 70 79। फिर 13 ऐड करो, कौन से बच्चों को मिलेगा? 79 + 13 89 + 3 92, है ना। फिर 92 में 14 ऐड करो, कितना आएगा बताओ? 106। अब 106 का मतलब 40 + 40 80 26वें बच्चों को मिलेगा। 106 का मतलब ये होता है। 106 के बाद फिर से देखो 15 ऐड होगा तो 121। 121 हुआ जैसे ही, तो 40 × 3 तो हुआ। अब 1 जो आया वो पहले बच्चे के पास रिंग आ गया। किसके पास रिंग आ गया? पहले बच्चे के पास रिंग आ गया। कितना चेंज हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चेंज हो गया। तो आंसर क्या होगा? 15। 15 चेंजेस के बाद फिर से छल्ला किसके पास होगा? तो पहले बच्चे के पास होगा। ठीक है, इस तरह इसको करना था। समझ में आया कि नहीं? मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, वो भी मालूम है मुझे। उन बच्चे को मुझे लगता है एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता। ऐसे भी कुछ बच्चे यहाँ क्लास देख रहे हैं। मैंने बोला था जिनको जोड़ घटाव गुणा भाग में भी दिक्कत हो, कृपया 6ठी 7वीं 8वीं के एनसीईआरटी का अंकगणित पढ़ लें। ठीक है। अरे अभिषेक आनंद ब्लैक कलर पीछे चला गया, अब देखना दोबारा उसको घर पे। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? चलिए, अब आप लोग जिनको थोड़ा कम समझ में आया वीडियो देखना। एक और क्वेश्चन बच गया नंबर सिस्टम का। देखो जानबूझ के मैंने क्लास में डिफिकल्ट वाला, आसान वाला सबको मैंने पिक किया है और बताया है। नहीं तो मैं आसान बता के भी निकल सकता था, बट उससे आप एग्जाम पास करोगे नहीं। कम से कम आपको एक अप्रोच दिया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन कुछ दिखता हो, ऐसा मिलता जुलता, तो आप इसी तरह करें। ठीक है, क्लियर है?
अब एक और क्वेश्चन है ये। अब ये भी आपको हिट एंड ट्रायल, मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये 2023 का क्वेश्चन है। कुछ लोग फॉर्मूला पूछते, सर फॉर्मूला बता दीजिए। अरे फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं इसमें लगेगा। ठीक है, अब जरा इसको एक बार सोचिए आप लोग। देखो तुक्का मत मारो। कुछ लोग क्वेश्चन देते ही आंसर ABCD लिखने लगते हो। मुझे पता है कि तुम झूठ लिख रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सिंसियर भी हैं, ये भी पता है मुझे। लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मुझे लगता है पता नहीं कौन से एग्जाम की तैयारी कर, कभी UPSC क्वेश्चन देखे हैं या नहीं देखे हैं। कुछ लोग ये लिखते हैं कि सर फॉर्मूला बता दीजिए। पता नहीं इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। ये जनरल मेंटल एबिलिटी है का क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि परीक्षण का, जिसमें नंबर्स यूज होते हैं, फॉर्मूले नहीं है। आप इस क्वेश्चन पे, अब ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूला नहीं, हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा आपको, नंबर लेके चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली सब लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आसान करने की आदत पड़ी हुई है। वो छोटी मोटी किताब उठाते हैं, कुछ से कुछ पढ़ लेते हैं। अब क्या मैं करूं इसमें। ऑब्वियसली तार्किक क्षमता से ही बनेगा, और किसे बनेगा ये। एकदम रफीक, तुम 12वीं क्या MSc करके आओगे मैथ्स, तब भी तुम्हें ये नया मैथ्स लगेगा। समझ गए। 12वीं क्या MSc मैथ्स करके आओ, ठीक है, तब भी ये मैथ तुमको नया लगेगा, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है। इस एग्जाम को तुम ही नहीं, IIT वाले भी देते हैं और IIM पास वाले भी देते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो सब तो IIT IIM वाला बना के निकल लेगा, तो उनको भी दिक्कत होता है इसमें, अगर प्रैक्टिस करके ना जाए तो। क्लियर रहो ना इस बात को भाई। कुछ लोग मेरा क्वेश्चन दिखाते ही आंसर लिखने लगता है। अरे क्या करते हो। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में समय लगना है, या तुमको पहले से आंसर पता है, कहीं देख लिए हो। अभी तुम लोगों के ऐप पे कैलेंडर का थ्योरी एंड क्वेश्चन आया होगा, और क्लॉक का भी आएगा प्रैक्टिस। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप करो ना। टेस्ट भी तो है, टेस्ट भी करो ना, उसका सोल्यूशन भी होगा वहां पे। क्या है, चलो मैं बता रहा हूं। बहुत लोग, बता रहा हूं, बता रहा हूं। डी एक 3 अंकों की संख्या है। डी क्या है, एक 3 अंकों की संख्या है। इस प्रकार है कि संख्या के उसके अंकों के योग से अनुपात न्यूनतम होता है। सैकड़े के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर डी के अंक के बीच अंतर क्या है। ठीक है, 3 अंक की संख्या है। तुम जरा सोचो, अगर 3 अंक की संख्या है मतलब 100 से लेके 999 तक। अब इतने संख्या मतलब 900 नंबर है। ये लगभग, ऑब्वियसली ये कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 30 से ऊपर ही आएगा। बोलता है कि सबसे कम क्या हो सकता है। अगर तुम मान लो 900 आप 10 भी लेते हो और इसके अंकों के योग से डिवाइड करो, तो 9 + 1 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये और 91 आ गया, बहुत बड़ा आ गया। तो 900 से 999 के बीच में तुम्हें ट्राई कर लिया कि इस तरह का चीज आ रहा है। तुम इसी तरह 800 से लेकर तुम 899 तक ट्राई कर सकते हो, है ना। 700 से लेकर 799, 2-4 नंबर लेकर ट्राई कर, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। शुरू वाले ले लो, बाद वाले ले लो। अब वो बेसिकली ये 9 से स्टार्ट हुआ था, 8 से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा।
जो सबसे न्यूनतम बनेगा वो आप 100 से 199 तक में देखो, तो 100 को अंकों के योग से डिवाइड करो तो 100 आ जाएगा। लेकिन बड़ी वाली संख्या देखो, और 199 को अगर उसके अंकों के योग से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 9 18 19, तो 19 से इसको डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 10 के पास आएगा। कितने के पास आएगा, 10 के पास आएगा। तो तुम 2-4 नंबर और लेकर ट्राई ले सकते हो, तुम्हें दिखेगा कि यही सबसे छोटा रेशियो है। क्या है, यही सबसे छोटा रेशियो है ना। तो 199 में सैकड़े का ये 199 पे सैकड़े का अंक 1 है और इकाई का अंक 9 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 8। तो क्या आंसर होगा, 8। अब इससे छोटा कोई रेशियो नहीं मिलेगा। अगर आपके पास मिलता हो तो मुझे जरूर बताएं, आपके पास मिलता हो तो आप जरूर बताएं। नहीं, 999 में 999 के सम से, अंकों के सम से डिवाइड करना है। 129 को 12 से डिवाइड करके देख लो कितना आता है, तब करके देख लो। हिंदी में नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे, देवाराम तुम अपना बेसिक ठीक करो, बेसिक ठीक करो, मुझे लगता है तुम्हारी बेसिक की प्रॉब्लम है। अरे मैंने बोला कि 3 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से डिवाइड करो, तो ऐसा संख्या खोजो कि डिवाइड करने का जो वैल्यू आए वो मिनिमम आए, यही है। अगर मिल गया संख्या तो सैकड़े के अंक और इकाई के अंक का डिफरेंस बताना है। तो मैंने बोला कि भाई 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होता है 999 तक, तुम पहले बड़े संख्या में दो का ट्राई करो, यही 10 ट्रायल से बनेगा। तो मैंने सबसे बड़ा लिया 3 अंकों 999 27 डिवाइड कर 30 से बड़ा आएगा 910। अब 910 ही लेके देख लिया तो इसको अंकों को 10 डिवाइड कर 91 आ गया। अब तुम इसी तरह 800 से 899 में एक बड़ा संख्या लेना, एक छोटा संख्या ट्राई करना, फिर 700 से 799 तक में। तो तुम देखोगे कि 100 से 199 तक में 100 को अगर अंकों को डिवाइड कर 100 आ जाता है, लेकिन 199 को उसके अंकों को 19 से डिवाइड कर 10 के आसपास आता है। तो अब तुम्हें दिखेगा कि सबसे कम रेशियो यही वाला आता है। तो हम 199 में देखें, इकाई का अंक और दहाई के अंक का डिफरेंस क्या होगा बताओ, है ना, क्या होगा, 8 होगा, 1 और 9 का डिफरेंस। रवि कुमार बता रहे 101 को 10 से क्यों डिवाइड करोगे भाई रवि कुमार, 101 को 2 से डिवाइड करोगे। 101 को अंकों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 + 0 + 1, 2 से डिवाइड करो। रवि कुमार भाई 101 के अंकों को योग से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो 50 से ज्यादा आ गया। चलिए तो नंबर सिस्टम का 299 लेके देखो, 299 को डिवाइड करो तुम 20 से, देखना इससे बड़ा होगा। रवि गोस्वामी 109 को डिवाइड करो तुम 10 से तो 10.9 होगा, 10 से मिनिमम कभी नहीं आएगा। ठीक है, अरे 1 और 9 के बीच पूछा है ना इसने, सैकड़े के स्थान पे अंक और इकाई के स्थान पर डी के अंक के बीच का अंतर क्या पूछा तो हुआ है। नहीं मुकुल ठाकुर, सारे चैप्टर हार्ड नहीं है। नंबर सिस्टम स्पेशल चैप्टर है, इसमें देखो शुरू में मैंने पैटर्न वाले बताया कि भाई बताओ कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है,
जीरो निकालो प्रोडक्ट के अंत में, या डिविजिबिलिटी, ये सब पैटर्न वाले थे। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन सब बताने लगा पिछले 2-3 क्लास में, ये सब एवरी टाइम नया क्वेश्चन मिलेगा तुमको। तुमको ये बताना है कि कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट किया जाए। चलिए, तो नंबर सिस्टम का सारा क्वेश्चन जो मैंने लिया था क्लास के लिए करा दिया है। अब कल का टेस्ट पे हम आ रहे हैं, कल के टेस्ट पे आ रहे हैं। सारे चैप्टर नंबर सिस्टम जैसे नहीं होंगे। नंबर सिस्टम में नया सोचने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इसलिए इतना क्वेश्चन आता है। वो चाहता है कि बच्चा का तार्किक क्षमता बढ़ जाए, कि इस तरह के क्वेश्चन को सोच पाए, ऐसे लिए क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा पूछता है। जनरल सामान्य अंकगणित से कम क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम होते हैं। कल वाला जो तुम्हारा था टेस्ट, ये रहा। टाइम एंड वर्क टेस्ट बता रहे हैं, कल का टेस्ट यही था। अब है इसमें एक्स व्यंजक में इकाई अंक है। देखो, तुमको पता है जैसे ही 5 होगा तो इकाई अंक 5 कुछ भी पावर हो, ये पढ़ा चुका हूं। 6 है, कुछ भी पावर हो, इकाई अंक 6 ही रहेगा। और यहाँ 3 है तो इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 54 को 4 से डिवाइड करो, 2 शेष आएगा। तो 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसको जोड़ोगे अगर तो 5 6 11 प्लस 9 20 आया, तो इकाई अंक 0 पहले में। दूसरे में देखो, यहां से 5 लोगे, यहां से 8 लोगे, यहां से 3 लोगे, यहां से 9। जैसे 5 गुना 8 40 होगा, 0 इकाई अंक आया। 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा इकाई अंक से, तो इसका इकाई अंक भी 0 रहेगा। तो दोनों का इकाई अंक बराबर है, इसीलिए बी आंसर बताया था, इसीलिए बी आंसर बताया। ठीक है, ठीक है। अमरनाथ परमुटेशन और कमीशन पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें यह था, मनीषा इकाई तो निकाले हैं, यूनिट डिजिट तो निकाले हैं। ठीक है, अब आगे यहां पे है, ये 13 की पावर x है। मैं इकाई का आग निम्न में से क्या है। जैसे ही 13 की पावर x आया, इसका मतलब इकाई अंक निकालो तो 3 की पावर x का निकालना है। अब मैं 3 के पावर x के लिए देखो, 3 की पावर अगर 1 लेते हो तो इकाई अंक क्या होता है 3। 3 स्क्वायर इकाई अंक क्या होता है 9। 3 क्यूब इकाई अंक क्या होगा 7। 3 की पावर 4, 3 7 जा 21 इकाई अंक 1। 3 की पावर 5, 3 इंटू 1 इकाई अंक 3। 3971 रिपीट हो जाएगा। तो 3 का कुछ भी पावर लोगे, यही 3971 में से इकाई अंक आएगा। अब कथन क्या है, केवल जब x सम हो तो इकाई अंक विषम होगा, नहीं। पावर कुछ भी हो जाए, इकाई अंक हमेशा विषम होगा। ये वाला गलत हो गया पहला। फिर है, जब x 4 का गुणज हो तो इकाई अंक सदैव 1 होगा, ये सही है। देखो 3 का पावर 4 तो 1 आया, 3 का पावर 8 लोगे तब भी 1 आएगा इकाई अंक, 3 का पावर 12 लोगे तभी आएगा इकाई अंक, चौथा वाला हमेशा आता रहेगा, है ना। तो सेकंड तो करेक्ट होगा। तीसरा, जब x 7 हो तो इकाई अंक 4 होगा। अगर पावर 7 ले ले तो इकाई अंक तो हमेशा यहां विषम दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है 4, ये कट गया। 121 हो तो इकाई अंक 2 होगा, कभी भी इकाई अंक इवन नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, विषम ही आएगा, 3971 ही आएगा। तो केवल 2 सही है, केवल कथन 2 सही है। ठीक है,
मृत्युंजय कुमार, थिंकिंग पावर बढ़ाने के लिए आपके पेपर में सुडोकू वगैरह आता है सॉल्व करने के लिए, आप सुडोकू वगैरह रोज एक सॉल्व किया करो, इससे आपका इंप्रूव होगा। अनामिका कहाँ छोड़ दिया, किधर छोड़ दिया भाई? 4927 कहाँ है? अच्छा ये है। अरे जैसे ही 5 गुना 8 40 आया, तो इकाई अंक जीरो, जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करो या 9 से करो या 7 से करो, जीरो ही रहेगा ना। ठीक है, अब कौन सा, कोई दूसरा बता दिया। तीसरा, इसमें है जब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को 100 से विभाजित किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा? तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसे 100 से भाग दोगे तो 100 खुद ही कट जाएगा। देखो 10 से काटो तो 10 यहां बचा, 5 से काटो तो 2 बचा, और 2 से कट गया यहां पे। तो बचा क्या तुम्हारे पास? 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब तुमको इसी का इकाई अंक बताना है। देखो यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 6, 12 छक 72, तो इन तीनों से 2 आ जाएगा, 7 अठे 56, यहां से 6 आएगा, ये 9 रखो। अब देखो इसका निकालो, 2 गुना 6 गुना 9, 2 गुना 6 12, ये 9 है, 2 गुना 9 18, तो फाइनली इकाई अंक क्या आया? 8। क्या आया? 8। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? 8 है। चले, मैं यही हूं, कहीं नहीं गया हूं। महिमा आपको भी बन जाएगा, आपकी चीज धीरे धीरे समझ जाओगे तो आपका ही बनने लगेगा। ठीक है, मैंने बताया कि थोड़ा अगर अपना तार्किक क्षमता बढ़ाना हो तो सुडोकू सॉल्व किया करो, पेपर में आता है। अरे जीरो हो जाता है तो ये काट दिया ना 100, तो जीरो के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, तो जीरो कहां से हो गया? 4 लिए ना, ये 4 रहा। ठीक है, नेक्स्ट ये था। देखो क्या है, 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर x का इकाई अंक a है। x को एक धनात्मक पूर्णांक है, यहां पर 7 लोगे, यहां 1 लोगे, तो 7 की पावर 245 इंटू 1 की पावर x। अब देखो 1 का पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक तो 1 ही आएगा, और 7 के लिए इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, शेष निकालना है। तो 4 का रूल है 45 को 4 से भाग दो, अंत के 2 अंकों की संख्या को,
45 को 4 से भाग दो, शेष 1 आएगा, तो 7 की पावर 1 इंटू दिस, मतलब 7 गुना 1, इकाई अंक क्या होगा 7, है ना। अब क्या है कथन 1, ए स्थिरांक है, क्योंकि इकाई अंक ए लिखा है, तो ए स्थिरांक है, चाहे x का कुछ भी मान हो, x का कुछ भी मान ले लोगे, हमेशा उसका इकाई अंक 1 होगा, तो 7 हमेशा ही तुम्हारा इकाई अंक रहेगा, x कुछ भी हो जाए। तो पहला वाला कथन तो सत्य हो गया। दूसरा है a x के विभिन्न मानों के लिए भिन्न होगा, नहीं, x का कुछ भी मान ले लो, हमेशा a साथ ही रहेगा, तो दूसरा गलत है। सुडोकू क्या है? अरे शिवानी भारद्वाज, कहीं भी सुडोकू सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। दिन भर यूट्यूब पे तुम लोग बैठे रहते हो कि कुछ आसान जादू मिल जाए, उसमें उसमें सुडोकू सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। सुडोकू तुम लोग नहीं देखे हो? सुडोकू, अरे ऐसा, एक मिनट, सुडोकू बहुत तो देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। सुडोकू कुछ ऐसा होता है, इस तरह का बना रहता है, देखे हो? इस तरह का बना रहता है, फिर इसमें भी इस तरह का बना रहता है, और इसमें नंबर डालने होते हैं। ये वाला सुडोकू की बात कर रहा हूं मैं। एक वीके है जो पूछता है 4 से डिवाइड क्यों किए, क्या करे, मुझे लगता है कि क्लास से भाग जाए। 4 से क्यों डिवाइड किए, तुमने क्लास नहीं किया है इकाई अंक का? 4 क्यों क्यों लिए सर, मोना जा पूछ रही है। पढ़ के आया करो भाई, क्यों नहीं पढ़ के आते हो? ऐसा मत करो कि क्लास में आने का मन ना करे। 4 से क्यों भाग दिए पूछ रहे हो? हाँ, देखो ना, x का कुछ भी वैल्यू लोगे तो हमेशा तो इकाई अंक 1 ही रहेगा ना। यहाँ पे क्या क्या बदलेगा? इसमें कुछ नहीं बदलेगा, हमेशा 7 रहेगा। 7 गुना 1 हमेशा 7 आएगा, x कुछ भी ले लो, हमेशा 7 इकाई अंक आएगा, और इकाई अंक a है तो a का वैल्यू हमेशा 7 रहेगा। क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन था 5वां। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और से लेके 11 की पावर 11 के बीच जितने अभाज्य संख्या आए, उनका गुणनफल का इकाई अंक क्या है? अब 11 की पावर 11 तो बहुत बड़ा संख्या, लेकिन इसके बीच में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, ये सब आ सकता है ना, 11 आ सकता है ऐसे। लेकिन तुम्हें यहां देखो, सबको मल्टीप्लाई करना है और इकाई अंक बताना है। लेकिन तुम्हें 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके ही 10 आया, 0 इकाई अंक आया। अब 0 किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा तो इकाई अंक 0 ही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर 0 है। इसीलिए इसका आंसर 0 है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है। अब जरा आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, क्लॉक वाले क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन छूटा हुआ था टेस्ट का। नहीं, ये क्वेश्चन छूटा हुआ था।
एक ही क्वेश्चन छूटा हुआ था, यही छूटा हुआ था, यही छूटा हुआ था। ठीक है, आंसर इसका बता चुका हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, 5 और 6 बजे के बीच एक महिला की नजर अपनी घड़ी पर पड़ी और उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई समझ लिया और उसे लगा कि उसके घड़ी का समय सही समय से 57 मिनट पहले है। तो बताइए कि कितना समय हो रहा था। आई होप क्लॉक में जो पढ़ाया गया था आपको याद है। आप ऐसा चीज मत पूछ लेना कि ये कहां से आ गया। मैं समझता हूं कि क्लॉक का आप रिवाइज बहुत बार कर चुके हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को ढंग से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मान लो एक महिला है और घड़ी में वो 12, 1, ये 3 ले लो, ये 6 ले लो, ये 9 ले लो, 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है कि 5 और 6 बजे के बीच एक महिला की नजर अपनी घड़ी पर पड़ी और वो क्या समझ गई, घंटे की सुई को मिनट समझ गई, मिनट को घंटे समझ गई। तो उसको 57 मिनट पहले का टाइम दिख रहा था। तो बेसिकली वो 5 और 6 के बीच का टाइम हो रहा था। ठीक है, तो मान लो 5, तो यहां पर घंटे वाली सुई होगी, ये घंटे वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई इसी में होगी। क्यों होगी इसी के बीच? इसीलिए क्योंकि वो उल्टा समझ ली, तो 57 मिनट पहले का समय देख ली, मतलब 4 और 5 के बीच का समय देख ली वो, तो इसी में होगा। अगर मिनट वाली सुई और कहीं ले लोगे, उसको पलटोगे तो 57 मिनट का डिफरेंस नहीं रहेगा, 1 घंटा ज्यादा का डिफरेंस हो। मान लो मिनट की सुई इधर है 9 और 10 के बीच में, तो घंटे और मिनट की सुई को बदलोगे तो वो टाइम फिर क्या हो जाएगा, 9 और 10 के बीच में हो जाएगा, तो 57 मिनट का अंतर नहीं रहेगा। तो मिनट की सुई यहीं पे रहेगी, घंटे वाली सुई यहां पे। मान लो ये जो टाइम है, ये घंटे वाली सुई आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। ठीक है, अब ये जो टाइम है एक्चुअल में 5 बजकर x मिनट है। 5 बज के क्या है, x मिनट है। इसका मतलब यहां से अगर देखोगे तो ये x होगा, x मिनट होगा। अब वो लेडी क्या की, वो लेडी ये की कि यहां पे 12, यहां 3, ये 6, ये 7, 6, फिर ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये वो लेडी क्या की कि जो ये वाली सुई है इसको घंटे वाली सुई समझ ली, है ना। मतलब वो लेडी इस वाली सुई को समझ ली कि ये आवर हैंड है और ये जो सुई थी इसको समझ ली मिनट हैंड है। तो वो टाइम देख ली 4 बज के कुछ मिनट का, बट वो टाइम एक्चुअल टाइम से 57 मिनट पहले है। तो 5 बजकर x मिनट में अगर 57 मिनट माइनस करोगे तो 5 में 57 माइनस करो तो 4 बजकर 3 मिनट, और x भी मिनट है 3 प्लस x मिनट। तो वो लेडी क्या देख ली, 4 बज के 3 प्लस x मिनट, मतलब यहां से ये क्या है तो 3 प्लस x है। अब देखो इसको, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 3 प्लस x है। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 मिनट का। ये डिफरेंस क्या है, 3 मिनट का डिफरेंस है। बस तुम्हें यही पता करना है कि मिनट वाली सुई एक्चुअल टाइम के लिए, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 3 मिनट पहले कब हो सकती है, तुम्हें यही बताना है। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता करना है एक्चुअल टाइम। तो 5 और 6 बजे के बीच कौन सा टाइम है कि मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 3 मिनट पीछे। तो देखो तुमको बताया था मैंने जब क्लॉक पढ़ाया था, तो
फिर से ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। ठीक है, ठीक 5 बजे क्या होगा? ये तुम्हारा घंटे वाली सुई है, ये तुम्हारी मिनट वाली सुई है। मिनट वाली सुई अभी घंटे वाली सुई से 5 में कितना किलोमीटर पीछे है? तो 5 गुना 5 25 किलोमीटर पीछे है। हम चाहते हैं मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई से 3 किलोमीटर पीछे रहे। तो 3 किलोमीटर पीछे रहे मतलब मिनट वाली सुई को 22 किलोमीटर गेन करना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन जो है उसमें मिनट हैंड को गेन करना पड़ेगा 22 किलोमीटर। किससे? नेट स्पीड से, क्योंकि घंटे वाली सुई चल रही है, मिनट वाली सुई चल रही है। तुम्हें पता है कि नेट स्पीड जो मिनट वाली सुई की होती है हर एक घंटे 55 किलोमीटर ज्यादा चलती है ना? तो क्या समय लगेगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा से 22 किलोमीटर कितने समय में गेन करेगी? तो 22/55 आवर, 11 दूनी 22, 11 पच 55, 2/5 घंटे। इसको जरा मिनट में चेंज करो तो 2 गुना 60/5 मिनट, ये आ जाएगा 24 मिनट। 24 मिनट लग जाएगा। तो टाइम एक्चुअल में क्या था? 5:24। 5:24। ठीक है, देखो आज भी मैंने 2 लोगों को ब्लॉक किया है। मुझे लगता है 4-5 लोग और हैं जिनको ब्लॉक करना है, क्योंकि वो इस चैट में कुछ से कुछ लिखते हैं। 2 लोगों को मैंने और ब्लॉक कर दिया है। अब मुझे लगता है कुछ लोगों को और ब्लॉक करना पड़ेगा। सुमनलता, ठीक है, तो चाहते थे, मैंने आज 3 लोगों को ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है और कुछ लोगों को करना पड़ेगा, तो कृपया सोच समझ के चैट में लिखो। मैं बिना कहे ब्लॉक कर देता हूं आजकल। मैंने 3 लोग आज ब्लॉक किया, कुछ लोग और ब्लॉक करना है, मुझे दिख रहा है ब्लॉक हो जाएंगे वो। जैसे मुझे चैट दिख जाएगा तो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, मैं पिछले स्लाइड से फिर से बता रहा हूं दोबारा, आप सिंसियरिटी के साथ देखें, फोकस होकर देखें। देखो क्वेश्चन में क्या था कि 5 और 6 बजे की एक महिला के, टाइम 5 और 6 के बीच का हो रहा था। महिला की नजर अपनी घड़ी पे गई, वो घंटे वाली सुई को मिनट की सुई समझ ली और मिनट की सुई को घंटे की सुई समझ ली, और उसको जो टाइम दिखा वो 57 मिनट पहले का। तो 5 और 6 बजे के बीच का टाइम था, 57 मिनट पहले का दिखा, मतलब वो 4 और 5 के बीच का टाइम देख ली। तो बताया एक्चुअल में क्या समय हो रहा है, यही पता करना है। तो देखो यहां पे बताया कि मान लो एक्चुअल में 5:x हो रहा है। तो देखो ये घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, ऑब्वियसली 12 से x मिनट पे मिनट वाली सुई होगी, है ना? लेकिन वो लेडी क्या की कि मिनट वाली सुई को घंटा समझ ली और घंटे वाली सुई को मिनट समझ ली, कुछ ऐसे। इसको घंटे वाली सुई समझ ली, इसको मिनट वाली सुई समझ ली। तो वो टाइम जो आया वो 57 मिनट पहले का, 5:01 57 मिनट पहले। मैंने 57 मिनट माइनस किया, तो 5 बजे में 57 माइनस करो, 4:03 और x मिनट ऑलरेडी था ही, तो 4:03+x मिनट। ये जो टाइम है 4, ये घंटे वाली सुई मान रहा है, ये मिनट 3+x, ये 3+x है, और यहां से यहां तक x है। इसका मतलब दोनों सुई के जो डिफरेंस क्या है? 3। ठीक है, तो एक्चुअल में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 3 किलोमीटर पीछे है या 3 मिनट पीछे है। वो किस समय, वो निकाला अगले वाले स्लाइड में। देखो ठीक 5 बजे मिनट की सुई, घंटे की सुई, ये मिनट की सुई इससे 25 किलोमीटर पीछे है। 3 किलोमीटर पीछे रहने के लिए 22 किलोमीटर गेन करना पड़ेगा। तो लिखा मैंने मिनट हैंड को 22 किलोमीटर गेन करना है। मिनट हैंड गेन करेगा नेट स्पीड से, तो 22 को 55 से भाग दो, क्या आ जाएगा? 24 मिनट। तो टाइम क्या होगा? 5 बजकर एक्चुअल में 24 मिनट। बजरंग डांगी, यही क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है,
अब मैं बिना बताए ही ब्लॉक कर दिया करूंगा। मैंने 3 लोगों को कर दिया है, 2-3 लोग और मुझे दिख रहे हैं जिनको ब्लॉक करना है। तो आप सिंसियरिटी के साथ चैट लिखें, बाकी दूसरे बच्चों को परेशान ना करें। तारा कुमारी, मैं डाउट क्लास जल्दी लेने वाला हूं, आप उसमें पूछना। रागिनी यादव, बार बार वीडियो को देखें, बार बार क्वेश्चन जो क्लास में होता है, ठीक है, दोबारा दोबारा उसको खुद से करें, उन क्वेश्चन को जो क्लास में होता है, और देखें कि उसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। चलिए ठीक है, अब क्लॉक का क्वेश्चन यही बचा था। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है क्लॉक का। अब मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहा हूं, नया चैप्टर। अच्छा, एक चीज भूल गया मैं कहना, एक चीज मैं भूल गया कहना, मेरी क्लास कल नहीं है और मंडे को भी नहीं है, ठीक है। अब क्लास बजरंग डांगी कैलेंडर क्वेश्चन बचा हुआ है, अरे पूछ लेना अब डाउट क्लास में, ठीक है। गुड़िया कुमारी, अब दोबारा से देखो। अरे बुक का नाम क्या बताएं भाई? यस, टिंकल गर्ग, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, आप वीडियो दोबारा देखें और क्वेश्चन को खुद से दोबारा किया करें, जो भी क्लास में होता है, ठीक है। अब मैं टाइम एंड वर्क शुरू कर रहा हूं। टाइम एंड वर्क का पहले कॉन्सेप्ट पार्ट को समझें, कॉन्सेप्ट पार्ट को समझें, ठीक है। साक्षी, कोई कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, वीडियो दोबारा देखते रहो और क्वेश्चन जो क्लास में होता है उसको दोबारा करो, उसके लॉजिक का, ठीक है, देखो क्या लॉजिक लगा। आप सोच के पढ़ेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ये ट्यूसडे से क्लास होगा, मंगलवार से होगा। चलो टाइम एंड वर्क पे आते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क जानने से पहले मुझे बताओ कि कोई भी दो क्वांटिटी आपस में कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है? बताएं, बताएं। कोई भी, अरे क्लास में इतना सारा क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलता है, टेस्ट होता है, तो अब कितना क्वेश्चन, इसी को दोबारा तिबारा करो, तुम्हारी लॉजिक बहुत इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है। जो कराया जाता है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है और जो टेस्ट होता है, देते रहो, तुम्हारा उसी को 2 बार 3 बार करो, तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं जानता हूं ना इस चीज को, आप बार बार नया चीज ना करें, उसी चीज को 2 बार 3 बार करें। अब मैं बता रहा था कि कोई भी दो चीजें, दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में कब समानुपाती होते हैं? जब दोनों का नेचर सेम होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। जैसे तुम्हें बताऊं एक छोटा सा एग्जाम्पल, दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर तुम गाड़ी चलाते हो, अगर तुम्हारी स्पीड 40 की है ना, और तुम्हें मान लो 5 ही घंटे चलाने हैं, तो 40 की स्पीड से जाओगे तो 5 घंटे में 200 किलोमीटर जाओगे। लेकिन अगर तुम 60 के स्पीड से जाओगे तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाओगे। तो जैसे तुम स्पीड बढ़ाए, तुम्हारा क्या हुआ, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, और जैसे ही स्पीड घटाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो चीजें समानुपाती तभी होती है जब दोनों का नेचर सेम होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। मैथमेटिकली अगर दो चीज का रेशियो कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो बोलते हैं कि ए बी के समानुपाती है। समानुपाती का साइन, ए बी की तरह बदलता है, चेंज करता है।
और इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ भी जानना जरूरी है। ए और बी के बीच ग्राफ एक लाइन खींचेगा ऐसे, ये समानुपाती के लिए। अब दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा है, ठीक है, दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसमें जस्ट इसका उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे मान लो तुमको डिस्टेंस 200 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 200 किलोमीटर जाना है और तुम्हारी स्पीड मान लो 40 का है, तो तुम 5 घंटे में जाओगे। और कल होके तुम 50 के स्पीड से गए, तुम 4 ही घंटे में पहुंच जाओगे। तो जब तुमने स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगा, और जब स्पीड घटाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड और टाइम स्पीड एंड टाइम में क्या हुआ रिलेशन, स्पीड एंड टाइम रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा नहीं, घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम लिखते हैं ये, देखो ए व्युत्क्रमानुपाती है बी का, ऐसे लिखते हैं, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, और ए घटेगा तो बी बढ़ेगा। उल्टा भी हो सकता है, बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा। यहां पे था ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और ए घटेगा तो बी भी घटेगा, ये था, ठीक है, समझ गए। अब मैथमेटिकली अगर ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, है ना। और इसका ग्राफ क्या बनेगा, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ग्राफ ऐसे उल्टा इस तरह का ऐसा ही बन सकता है, लाइन की जगह कर्व भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, समझ गए। अरे टाइम फिक्स है निकिता जायसवाल, तुम्हें 5 घंटे चलना है, फिक्स है। 40 के स्पीड से जाओगे तो 200 किलोमीटर, और 50 की स्पीड जाओगे तो 250 किलोमीटर। व्युत्क्रमानुपाती में डिस्टेंस फिक्स है, तुम्हें 200 किलोमीटर जाना है। मान लो आज गए 40 की स्पीड से तो 5 घंटा लगेगा, कल जाओगे 50 की स्पीड 4 घंटा लग जाएगा, टाइम घट गया, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या जानना है, देखो वर्क जो है, वर्क में एक बेसिक रिलेशन है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी को हम लोग वर्क रेट बोलते हैं, जिस दर पे काम होता है हमेशा ये मेंटेन होता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ए मान लो 10 दिन में, 10 डेज में 20 पेड़ को प्लांट करता है। ए 10 दिनों में 20 पेड़ को प्लांट करता है, तो प्रतिदिन कितना ट्री प्लांट करेगा, 2 ट्री पर डे। ये क्या हुआ, 2 ट्री पर डे, ये एफिशिएंसी हुआ, कार्य करने का दर हुआ। और ये क्या हुआ, टाइम हुआ। और ये क्या हुआ, वर्क, है ना। तो क्या आया तुम्हारे पास, वर्क मतलब 20 ट्री, एफिशिएंसी 2 ट्री, टाइम 10। तो ये मेंटेन होगा, 20 इक्वल टू 2 गुना 10, मतलब वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। समझ गए, समझ गए, तत्काल के लिए समझ गए, क्लियर है सबको। अरे क्लियर है कि नहीं, अरे मेरी क्लास रुकती नहीं, चलती रहती है, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होता है या कोई और इशू होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये होता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा कि ए 10 दिनों में 20 पेड़ प्लांट करता है, उसको मान सकते हैं कि 20 यूनिट का काम है, 20 इकाई का काम है, एक पेड़ लगाना
एक पेड़ लगाना 1 इकाई का काम है, तो ए 10 दिन में 20 यूनिट का काम करता है। ठीक है, तो यहां पे एफिशिएंसी क्या होगा कि वो 2 यूनिट पर डे कर रहा है। एक पेड़ लगाना 1 यूनिट काम, तो पूरे काम को हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ले सकते हैं। 20 यूनिट का काम है। अगर हम पूरे काम को एक काम माने, क्या है, एक वर्क है, एक काम है, एक काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/10 भाग करेगा काम। तो एफिशिएंसी क्या होगा, 1/10। अगर पूरे काम को एक काम मानेंगे तो ए एक दिन में 1/10 करेगा, क्योंकि ए 10 दिन में एक काम करता है, तो पूरे काम को एक काम ही मान सकते हैं। अगर पूरे काम को प्रतिशत मानते हैं, तो ए मान लो 10 दिनों में 100% काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 100/10, 10%। तो एफिशिएंसी यहां क्या हो गया, प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 10%। तो बेसिकली हमने काम को यहां यूनिट 20 इकाई का काम है, यहां पर लिया पूरा काम एक काम है, यहां पूरा काम 100% काम है। ये 10 दिन में 20 इकाई करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20/10, 2 इकाई। ये उसका एफिशिएंसी हुआ, कार्य करने का दर हुआ। एक काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/10 भाग करेगा। कार्य करने का दर 1/10 है। फिर ए 10 दिन में 100% काम करता है, पूरा काम 100% है, तो एक दिन में 100/10, 10%। ये एफिशिएंसी हो गई। हर एक केस में, प्रत्येक इस तीनों केस में वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम मेंटेन होगा सब में। यहां देखो 20 इक्वल टू 2 इंटू 10, 1 इक्वल टू 1/10 इंटू 10, 100% इक्वल टू 10 इंटू 10%। ठीक है, समझ गए। तो वर्क को कितना काम है, तो इकाई के टर्म में ले सकते हो, एक काम ले सकते हो, 100% ले सकते हो। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलिए अब है आगे। अब मैं थोड़ा ग्राफ बता रहा हूं। ग्राफ भी यूपीएससी पूछता है। बहुत बच्चे एसएससी के एग्जाम के लिए या रेलवे के एग्जाम के लिए या जीडी के एग्जाम के लिए ये पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ढंग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी यूपीएससी है, वो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछता है, तो डिफरेंट ढंग से भी पूछ लेता है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलिए आगे। हमारे पास क्या था रिलेशन, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तीन रिलेशन बता रहे हैं, तीन ग्राफ बता रहे हैं। मान लो एफिशिएंसी कांस्टेंट है, ई इज कांस्टेंट, मतलब ई क्या है, स्थिरांक, स्थिर है। ई क्या है, स्थिर है, स्थिर है, फिक्स है, फिक्स्ड है। तो यहां से देखो क्या आएगा, वर्क और टाइम का रेशियो ई है, जो कि फिक्स्ड है, स्थिर है। तुम बताओ क्या होगा, वर्क एंड टाइम में क्या रिलेशन होगा अभी। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब दो चीजों का रेशियो फिक्स आ जाए, स्थिर आ जाए, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानुपाती। तो वर्क टाइम के समानुपाती होगा जब एफिशिएंसी, कार्य करने का दर, स्थिर हो। समय ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा काम होगा, समय कम लगाओगे तो कम काम होगा। मान लो तुम प्रतिदिन 2 पेड़ प्लांट करते हो, ये फिक्स है। तुम 5 दिन काम करोगे तो 10 पेड़ लगाओगे, और तुम 10 दिन काम करोगे तो 20 पेड़ लगाओगे। समझ गए, दिन बढ़ा तो ऑब्वियसली काम बढ़ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाओगे। मैंने समानुपाती का ग्राफ बताया था तुमको, क्या बताया था, ये टाइम है, ये वर्क है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, बनेगा ना। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको।
चलिए दूसरा चीज बता रहा हूं अब, दूसरा चीज कि अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, टी इज कांस्टेंट, मतलब टी क्या है, स्थिर है, फिक्स है, स्थिर है मतलब फिक्स्ड है ना। तो क्या होगा, देखो यहां से वर्क बाय एफिशिएंसी टाइम होगा और वो फिक्स है। तो वर्क और एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य और कार्य दर का रेशियो स्थिर आ गया, मतलब क्या हुआ, वर्क समानुपाती होगा एफिशिएंसी का, कार्य का दर बढ़ेगा तो काम ज्यादा होगा, कार्य का दर घटेगा तो काम कम होगा। और यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, ये एफिशिएंसी, ये वर्क, ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका आपस में बात ना करो, मैं पहले बताया हूं, आप कुछ भी लिखोगे ब्लॉक हो जाओगे, फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, चलिए अब तीसरा, दो ग्राफ बता दिया, तीसरा ग्राफ है हमारे पास वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम है। तो यहां पे हमने पहला और दूसरा तो बता दिया था, तीसरा में है कि अगर मान लो वर्क ही कांस्टेंट हो गया, डब्लू कांस्टेंट मतलब वर्क स्थिर है, फिक्स है, वर्क क्या है, स्थिर है मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, तो तुम देखो ई और टी का प्रोडक्ट वर्क है जो कि फिक्स्ड है, तो ई और टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब ई और टी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मान लो तुम्हें 20 पेड़ लगाना है, तुम प्रतिदिन 2 लगाते हो तो तुम्हें 10 दिन लगेगा। अगर तुम्हारे तुम्हारे दोस्त को ही 20 पेड़ लगाना है और वो प्रतिदिन 4 पेड़ लगाता है तो 5 ही दिन में लगा देगा। तो तुम्हारे दोस्त का तुम्हारी एफिशिएंसी का 2 गुना है, तो उसको तुमसे आधे समय लग गया, है ना। ठीक है, तो एफिशिएंसी और टाइम क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी एंड टाइम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये टाइम, ये एफिशिएंसी, ग्राफ इस तरह का बनेगा, एक लाइन जो गिरता हुआ या एक कर्व जो गिरता हुआ। देखो इसको, क्लियर है सबको। ई और डब्ल्यू दोनों नहीं कांस्टेंट होगा ज्ञानती, कोई एक कांस्टेंट होगा, तभी तो दो का रिलेशन पता चलेगा। क्लियर है सबको। नीलम कुमार सैनी, अरे पीछे तो अभी बताया ग्राफ तुमको। ओहो, ग्राफ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बताया था मैंने, अगर समानुपाती होता तो ए और बी समानुपाती, तो ए और बी के बीच का ग्राफ इस लाइन एक बाएं से दाएं बढ़ता रहेगा। ए और बी व्युत्क्रमानुपाती है तो देखो लाइन क्या दिख रहा है तुमको, नीचे क्यों गिरता रहेगा, तो यही शुरू में तो यही बताया था मैंने। ठीक है, बता तो दिया, ये रहा सामने। समानुपाती तो बाएं से दाएं लाइन बढ़ेगा ऊपर की ओर, और व्युत्क्रमानुपाती में बाएं से दाएं लाइन गिरेगा या कर्व गिरेगा। ठीक है, क्लियर है। इसी को देख के ग्राफ बनाया गया है यहां पे। देखो ये दोनों समान, यहाँ पे वर्क एंड टाइम समानुपाती था तो ग्राफ देखो, यहाँ पे वर्क एंड एफिशिएंसी समानुपाती था तो देखो ग्राफ कैसे है, और यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम व्युत्क्रमानुपाती था तो ग्राफ ये है ना। ये वाला ग्राफ यूपीएससी पूछ चुका है, ये वाला ग्राफ पूछा जा चुका है, अभी 3-4 साल पहले पूछा जा चुका है। पिछला 2 ग्राफ नहीं पूछा है, ठीक है, वो कभी भी आ सकता है।
क्लियर है सबको? अरे ग्राफ ही पूछ लेता है भाई गोविंद। ठीक है, ओके। चंद्र प्रकाश, तुम्हारा क्लास चलने लगा? तुम रोज कंप्लेन करते हो क्लास नहीं चल रहा है। अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, 5 अप्रोच है। 5 अप्रोच है, 5 तरीके से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करते हैं। हर एक अप्रोच पर क्वेश्चन का कुछ टाइप होता है जो हम करेंगे। तो टोटल क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? 5 अप्रोच बताएंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए। तो आज क्लास हमारा यहीं तक है, फिर हम लोग आगे टाइम एंड वर्क का क्लास मंगलवार से करेंगे। ठीक है, हर्ष पाटिल, इस बार एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से और बहुत बार नहीं भी आता है। 2 चैप्टर हमेशा आएगा जो तुम्हें थोड़ा दुख देगा, वो नंबर सिस्टम बहुत क्वेश्चन आएगा और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी ये अंक गणित से क्वेश्चन कभी ज्यादा आता है कभी कम आ जाता है, लेकिन नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, संचय, क्रमचय एवं संचय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो दोनों कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। और ये रफीक फार्मूला, वो मुझे लगता है पता नहीं कौन सी ग्रेजुएट है कि नहीं, भगवान जाने। फॉर्मूला सब चीज का नहीं हो सकता। नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड वाले होते हैं। टाइम एंड वर्क के 5 अप्रोच होगा, 5 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कुछ पैटर्न इसे बन जाता है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कब? मंगलवार को। अरे क्लास 150 घंटे तो कम से कम चलेगा भाई, नोट लो 150 घंटे, जब पूरेगा तो बात कर लो। ठीक है, हिंदी में सेंड करवाता हूं, अजय यादव नंबर सिस्टम का करवाता हूं। क्लॉक को चैप्टर पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए थे। नहीं, प्रोबेबिलिटी से नहीं आएगा, प्रायिकता से नहीं आएगा। थैंक यू।